जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रहा है और उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बिजी था, बना नहीं पा रहा था वीडियो। और दूसरा रीज़न ये भी है कि तुम लोग कमेंट भी नहीं करते हो सही से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वीडियो को देखते भी नहीं हो। तुम लोग ये सोच के बैठ जाते हो कि ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, कोई एग्जाम में तो कुछ और ही लेवल आता है। ठीक है, और ये सब सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है तुम लोगों की, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने भी देखा है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो गलती तुम लोग करते हो, ये एग्जाम में जाके पता चलेगी, और जब रिजल्ट आएगा तो और ज़्यादा पता चलेगी। और तुम लोगों को ये भी पता है कि एक एज लिमिट होती है जिसके अंदर में हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, कोई भी हो। अगर वो एज लिमिट निकल जाती है, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी तुम लोगों को बस यही रिग्रेट रहेगा कि काश हम ये कर लिए होते, काश हम वो कर लिए होते। तो फिर वो बाद में करते रहना। वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरफ से कोई कोशिश मुझे दिखती नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तुम लोगों का काम है जो भी करना है वो करो, मेरा काम है मैं अपना काम करूँगा। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि चीज़ें जब फ्री में मिलती हैं तो उनका कोई उनको हम सीरियसली नहीं लेते, उनको हम ऐसे ही ले लेते हैं, मजाक में ले लेते हैं। हम कहते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। और जब तुम लोग 40 या 50 हज़ार रुपये फीस देते हो, तो मुझे भी पता है कि कैसी चीज़ें वहाँ पे तुम्हें प्रोवाइड की जाती हैं, और कैसे कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, कैसी क्लासेस दी जाती हैं। और उनसे तुम लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहते हो, क्योंकि तुम लोग ये सोचते हो कि हमने जो पैसा पे किया है कम से कम कुछ तो हमें मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो तो सब बेकार का है, ये तो तुम लोग मानते हो, और मुझे तो नहीं लगता कि बेकार का है। तो कोई बात नहीं, जैसा तुम लोग समझते हो वैसा समझते रहना। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन मन करे तो देखना, ना मन करे तो मत देखना, कोई बाउंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। क्योंकि देखो, इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा लेना है ना। तो रही पैसा कमाने की बात, तो ये पैसा कमाने के लिए भी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों के लिए भले के लिए मैंने शुरू किया था। लेकिन तुम लोग उस भलाई के काबिल मुझे लगते नहीं हो, या फिर तुम लोगों में अलग ही टाइप का कुछ ईगो है, तो वो लेके बैठे रहो अपना, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। चलो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। मैं वन में दिया है, एक जो लार्ज आइस कैप होता है वो अपने बेस से, मतलब तली पे ही पहले क्यों पिघलता है। जैसे कि अगर बात करें कि ये अगर आइस का है, ये अगर आइस का एक टीला है, पहाड़ जैसा है आइस का, तो आइस जब पिघलेगी, जब ये गिरेगा, तो सबसे पहले आइस नीचे से, इसके बेस से, इसके आधार से जो तली होगी वहाँ से पिघल जाएगी। ऊपर की आइस जल्दी नहीं पिघलती, लेकिन नीचे की आइस जल्दी पिघल जाती है। इसका क्या रीज़न है? देखो, इसका ये रीज़न है कि नीचे ज़्यादा प्रेशर होता है। क्यों ज़्यादा प्रेशर होता है? क्योंकि इसमें इसका जो भी मास है वो mg नीचे लग रहा है। जो भी ऊपर पूरी बर्फ है, उस पूरी बर्फ का जो भार है, जो वजन है, वो नीचे लग रहा है इसकी तली पे। और इसकी तली पे जब वजन लगेगा, जब ये फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया होता है दाब। अगर फोर्स बाय एरिया अगर दाब है, फोर्स बाय एरिया अगर हमारा प्रेशर है, दाब है, तो यहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा नीचे तली पे, नीचे वाली तली पे जो दाब होगा वो ज़्यादा लगेगा। अब प्रेशर बढ़ने के बाद, प्रेशर बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है ये हमें देखना है। प्रेशर बढ़ने से, दाब बढ़ने से गलनांक पर क्या असर पड़ता है? तो देखो, ये दो तरह से काम करता है। पहला तो हम देखते हैं, प्रेशर के साथ गलनांक की बात कर रहे हैं। पहला हम देखते हैं कि अगर कोई भी मटेरियल सॉलिड में है, सॉलिड है, ठोस है। अब ठोस से जब वो लिक्विड बनता है तो सामान्यतः ऐसा होता है, ठोस से जब वो द्रव बनता है तो सामान्यतः ऐसा होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनका आयतन बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा? जब वो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होने पर अगर आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे सभी पदार्थ जिनका जो ठोस से द्रव में बदलें,
और ठोस से द्रव में बदलते समय जो द्रव का आयतन है वो बढ़ जाता है, या फिर हम कहें डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है। इस कंडीशन में जब प्रेशर को बढ़ाना होगा, जब प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो हमारा जो गलनांक होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात में क्या है, देखो सेकंड केस में क्या है। सेकंड केस में ये है कि अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, मान लो सॉलिड का वॉल्यूम ज़्यादा है और सॉलिड से पिघलने के बाद में जो लिक्विड बना, जो द्रव बना, उसका वॉल्यूम कम है, लिक्विड का वॉल्यूम कम है। जैसे कि बर्फ के केस में ऐसा ही होता है। बर्फ के केस में आइस का वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है और उस आइस से बनने वाले जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसका आयतन कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर जल का आयतन कम हो गया है तो डेंसिटी भी क्या हो गई है, डेंसिटी भी कम हो गई है, सॉरी डेंसिटी बढ़ गई है। तो इस कंडीशन में अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ध्यान रखना ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है कि अगर ऐसे सभी पदार्थ जो सॉलिड से लिक्विड में बदलते हैं और सॉलिड से लिक्विड में बदलने के बाद में उनका जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है, तो ऐसे सभी पदार्थों का पर प्रेशर बढ़ने से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, और ऐसे सभी पदार्थ जिनका सॉलिड से लिक्विड में बदलकर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऐसे सभी पदार्थों पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इतनी बात क्लियर हुई। तो आइस के केस में ऐसा ही होता है। आइस के केस में तुम्हें पता है आइस की डेंसिटी कितनी होती है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं याद है तो याद कर लो। और वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आइस, जब वाटर सॉलिड स्टेट में है, जब आइस स्टेट में है तो डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा मतलब वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ने के साथ में मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा, घट जाएगा। और गलनांक घट जाएगा इसलिए आइस क्या करेगी, तली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो तली का जो गलनांक हो जाएगा वो घट जाएगा, तो आइस तली से जल्दी पिघल जाएगी। क्लियर है, तो ये इसका सही रीजन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ड्यू टू हाई प्रेशर आइस एट बेस लोअर्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो, अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर के केस में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाटर का जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। वॉल्यूम, आयतन न्यूनतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। देखो, अगर हम ग्राफ बनाएं वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वाटर का, जल का आयतन और उसका तापमान, तो जल का आयतन क्या होता है, इस तरह से चलता है ये ग्राफ। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम आयतन होता है, उसके बाद में आयतन बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर करेंगे तब भी आयतन बढ़ेगा। और अगर डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे, जल का घनत्व, डेंसिटी और टेम्परेचर बनाओगे तो डेंसिटी ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ठीक है, तो याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका क्या कारण है। तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि अगर बात करें क्वथनांक की, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की, बात करें किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सही से देखो कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड ही बॉयल करेगा। कोई भी लिक्विड होगा, जैसे ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में ऊपर से एक लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ऊपर से एक लगेगा वायुमंडलीय दाब। अब अगर लिक्विड को गर्म किया जाएगा तो लिक्विड के गर्म करने के साथ साथ क्या होगा, लिक्विड के गर्म करने के साथ साथ होगा यहाँ पे बाष्पन होगा, बाष्पीकरण होगा। तो यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे होंगे लिक्विड की सरफेस पे वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे और उनका होगा एक वेपर प्रेशर, बाष्प दाब। तो एक तो होगा बाष्प दाब जो कि लिक्विड को वेपर में बदलने के बाद में बनेगा, और एक होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, ये जो बाष्प दाब होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड बॉईल कब करता है, कब उबलेगा, तब उबलना शुरू करेगा
जब उसका वाष्प दाब बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वाष्प दाब होता है लिक्विड से जो वेपर बन रहे हैं, द्रव से जो वाष्प बनी है उसका दाब, वाष्प दाब, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा, कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो। ठीक है, अब देखो अगर हम बाहर से, अगर हम ऊपर से प्रेशर को और बढ़ाएं तो वाष्प दाब भी तो और बढ़ाना पड़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए हमें और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड का बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के साथ लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वाटर का इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब हम पहाड़ पे जाते हैं या फिर ऊंचाई पे जाते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। जब ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पे जाने के साथ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जल को ले जाया जाता है तो क्या होता है। अगर चंद्रमा पे वाटर को ले जाओगे तो चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, 0 है, वायुमंडलीय दाब है ही नहीं, क्योंकि वहां पे गैसेस नहीं है। अब वायुमंडलीय दाब अगर नहीं है चंद्रमा पर तो किसी भी लिक्विड को ले जाओगे वो बॉयल करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज़्यादा ही होगा, 0 से तो ज़्यादा ही होगा। इसलिए लिक्विड किसी भी तापमान पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, किसी भी तापमान पर बॉईल करना शुरू कर देगा अगर उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो, और वो एवोपरेट हो जाएगा। अगर आइस को ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आइस को अगर चंद्रमा पे ले जाया जाता है तो क्या होता है, तो आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होती है, वहां पे वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। आइस से, बर्फ से वहां पानी नहीं बनेगा, बर्फ से सीधे वाष्प बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका रीजन क्या है। प्रेशर कुकर में खाना पकने का रीजन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड बाय इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, दाब बढ़ने के साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन। अब आइसोथर्मल मतलब समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम क्या होता है, समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाएंगे कि नहीं, और एन आर टी अगर कांस्टेंट हो जाएगा, एन है नंबर ऑफ मोल्स, आर है कांस्टेंट और टी भी कांस्टेंट है, तो पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये होती है समतापी प्रक्रम। अब अगर बात की जाए आगे, इसका आंसर दिया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहता है कि निकाय को दी जाने वाली कुल ऊष्मा बराबर हो जाती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के। ठीक है, निकाय को दी जाने वाली कुल ऊष्मा बराबर होती है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और निकाय द्वारा किए गए कार्य के। अब देखो, ये आइडियल गैस के केस में, आइडियल गैस के केस में अगर देखा जाए, आइडियल गैस क्या होती है ये सबसे पहले समझ लो एक बात को। आइडियल गैस वो होती है जो जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगते। आइडियल गैस, आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस के अणुओं के बीच में जो बल होते हैं वो नहीं होते हैं। बल कैसे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होंगे, अंतर आणविक बल नहीं होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगे। अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। ठीक है, तो आइडियल गैस के केस में अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं गैस के, उनके बीच में फोर्स कितना होगा, 0, और अगर फोर्स 0 है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी किए गए कार्य के बराबर होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे ये अर्थ है और ये एक बॉडी है ना। अब देखो, अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगी mg फोर्स से। अगर इस बॉडी को तुम ऊपर उठा रहे हो तभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अगर ये फोर्स ही लगना बंद हो जाए, अर्थ इस बॉडी को अट्रैक्ट करना बंद कर दे,
तो इस बॉडी को चाहे ऊपर ले जाओ चाहे नीचे लाओ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमेशा जीरो होगी, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। तो फोर्स नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, शून्य रहेगी। ऐसे ही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बल शून्य है तो बल शून्य होने के कारण उनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, शून्य है। तो उनकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन उनके पास मोशन तो है, गति तो है। तो गति होने के कारण क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है गैस के। लेकिन आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, बस काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 RT। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो केवल तापमान पर निर्भर कर रही है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि U = 3/2 RT हो जाएगा। मतलब जो आंतरिक ऊर्जा है वो भी तापमान पर निर्भर कर रही है। तो आंतरिक ऊर्जा तापमान परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होगी। अगर तापमान बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी। अगर तापमान कांस्टेंट है तो आंतरिक ऊर्जा भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर देखा जाए पूरी प्रोसेस को तुमने सुना है, जो भी मैंने बोला है उसको रिलेट करने की कोशिश करना, उससे 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो उससे अगर रिलेट करने की कोशिश की जाए तो आंतरिक ऊर्जा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगा जीरो, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, जीरो है। तापमान में परिवर्तन कितना है, शून्य है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस बात को सही से समझ लो, है ना। अब पहला नियम लगाओ, निकाय को दी गई कुल ऊष्मा बराबर हो जाएगी डेल्टा U प्लस W के। अब डेल्टा U तो जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, समतापी प्रक्रम है, इसलिए डेल्टा U हो जाएगा जीरो। और बचेगा बस W, तो डेल्टा Q = W के बराबर हो जाएगा कि नहीं। मतलब निकाय को दी जाने वाली कुल ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाती है अगर समतापी प्रक्रम है तो। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर से सुनना रिवर्स करके वीडियो को, है ना। मैंने पूरा एक्सप्लेन दिया है इसका कि क्या कैसे होता है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पे डिपेंड करती है। अभी आंतरिक ऊर्जा के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीट गिवन टू आइडियल गैस इन आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड। तो जो हीट गिवन होती है, टोटल हीट गिवन आइसोथर्मल में जो कार्य करने के लिए यूज होती है, तो फॉर डूइंग एक्सटर्नल वर्क भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें आंतरिक ऊर्जा की, तो आंतरिक ऊर्जा जो होता है, आंतरिक ऊर्जा इसका फॉर्मूला होता है F/2 RT। ये तापमान पर निर्भर करता है। और ये अगर बात करें तो ये एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर हम P और B का ग्राफ बनाएंगे और प्रोसेस को ऐसे ले जा रहे हैं, एक पाथ से पॉइंट A से पॉइंट B पे और दूसरी पाथ से पॉइंट A से पॉइंट B पे, पॉइंट A से पॉइंट B, तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो इनिशियल जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है वो समान है। और प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होने के कारण U1 = U2 समान होगा, डेल्टा U1 = डेल्टा U2 समान होगा। इसका मतलब ये बस पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पथ पर निर्भर नहीं करता है। आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। और अगर कोई क्लोज प्रोसेस है या फिर चक्रीय प्रक्रम है, साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। साइक्लिक प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी देखा जाए तो निकाय को दी जाने वाली कुल ऊष्मा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। और कार्य क्या होता है, अगर पीवी डायग्राम है, पीवी ग्राफ है, तो जो कार्य होता है वो इसके अंदर का एरिया होता है, इसके अंदर का क्षेत्रफल होता है। आगे बात करते हैं कार्य की भी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा कम होती है गैस की, कब, जब ये ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो सीधी सी बात है, अगर गैस ऊष्मा अवशोषित करेगी तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऊष्मा आ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत तेजी से मूव करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सेकंड प्रोसेस देखो, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी अभी मैंने बताया था, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। डेल्टा U कितना रहता है, जीरो रहता है।
क्योंकि ये बस किस पे डिपेंड करता है, ये बस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये बस स्टेट पे डिपेंड करता है। तो सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ, प्रोसेस यहाँ से शुरू होकर यहीं पे लौट आई, तो जो चेंज तो हुआ ही नहीं, पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, समान रही, इसीलिए आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है चेंज इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक चेंज हो तो, अब एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, देखो एडियाबैटिक चेंजेस का सही आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज कितना रहता है, 0। रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर बात करें तो जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, वो सराउंडिंग के साथ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं करता, ना ऊष्मा देता है सराउंडिंग को, ना उससे ऊष्मा लेता है। तो अगर हीट एक्सचेंज 0 हो जाएगा तो पहला नियम से देखो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा कि नहीं, पहले नियम से। अब अगर यहाँ से हम देखेंगे डेल्टा यू तो 0 है, अगर डेल्टा यू 0 है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ये हो गया हमारे पास। तो क्या है इसका मतलब, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बराबर किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा किए गए कार्य के बराबर। अगर सिस्टम वर्क करेगा, अगर निकाय कार्य करता है तो निकाय कार्य करेगा तो अपनी आंतरिक ऊर्जा से करेगा, और निकाय पर कार्य होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो अगर निकाय कार्य करेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब निकाय कार्य करता है, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, और अगर वर्क डन निगेटिव होगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो एडियाबैटिक चेंज में ये होता है। अब देखो एडियाबैटिक आइसोथर्मल में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, इस चीज को जरूर पढ़ के जाएं जब भी एग्जाम देने जाएं तो, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अंतर इसमें बता देता हूँ। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, और एडियाबैटिक प्रोसेस होता है पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे गामा क्या होता है, यहाँ पे गामा होता है सीपी बाई सीबी, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि सीपी की वैल्यू हमेशा सीबी से बड़ी होती है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के स्लोप की। तो अगर इसका स्लोप पीवी डायग्राम में अगर पीवी ग्राफ बनाओगे तो इसका स्लोप जो आता है डीपी बाई डीवी, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आ जाता है माइनस पी बाई बी, और इसका स्लोप जो आता है डीपी बाई डीवी ये आता है माइनस गामा पी बाई बी। तो ये दोनों स्लोप आते हैं। अब गामा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो यहाँ पे आ रहा है माइनस पी बाई बी, यहाँ पे आ रहा है माइनस गामा पी बाई बी। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा स्लोप क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा आइसोथर्मल से। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस से ज़्यादा रहता है, अधिक रहता है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ अगर बनाओगे इनमें तो इस तरह से ग्राफ आएगा। अगर इस तरह ग्राफ है तो ये वाली जो प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो कम है, और ये क्या है, ये एडियाबैटिक है, ठीक है, ये एडियाबैटिक है, और ये पी है और ये बी है, ध्यान रखना, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम है, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम है पहला वाला, और दूसरा वाला समतापी प्रक्रम है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आता है। और अगर ऐसे ग्राफ बनाओगे, पी और बी का ग्राफ अगर ऐसे बना रहे हो, यहाँ से शुरू होकर ऐसे जा रहा है ये, तो बताओ कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, पहला दूसरे में बताओ कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो है वो अब एडियाबैटिक है, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है, और ये आइसोथर्मल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वर्क डन की, एक बार किए गए कार्य की बात कर लेता हूँ, है ना, किए गए कार्य की एक बार बात कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आ ही नहीं सकता, है ना। तो पूरा सुन के जाना पूरा, और ये सब कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना एग्जाम में जब भी देने जाओ। तो देखो जो पीवी है, पीवी डायग्राम है, तो अगर हम पीवी डायग्राम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो अगर कोई ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है फिजिक्स में कोई भी ग्राफ बनाना चाहो तो दो तरह की क्वेश्चन बना सकता है फिजिक्स में ग्राफ से, या फिर तो उसके स्लोप से क्वेश्चन बनाएगा, या फिर तो एरिया से क्वेश्चन बनाएगा। स्लोप होता है y अपॉन एक्स, और एरिया होता है y इंटू एक्स। स्लोप होता है y अपॉन एक्स, चेंज इन y बाई चेंज इन एक्स,
और एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है y इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा p बाई बी, और इसका अगर एरिया कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा p इंटू बी। ठीक है, इसका अगर ये एरिया कैलकुलेट करते हो, ये वाला क्षेत्रफल, ये हो जाएगा p इंटू बी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और इसका स्लोप हो जाएगा प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। तो इसका जो एरिया होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, यही तो वर्क होता है। ठीक है, इसका मतलब पीबी ग्राफ का क्षेत्रफल, पीबी ग्राफ का क्षेत्रफल, पीबी ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल, वो किसके बराबर हो जाता है, वो वर्क के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है वो। ठीक है, पीबी ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य के बराबर होता है। तो अगर हमें पीबी ग्राफ से कार्य कैलकुलेट करना होगा, वर्क कैलकुलेट करना होगा, कार्य ज्ञात करना होगा, तो कैसे करेंगे, उसके क्षेत्रफल से करेंगे। क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम तक का, वॉल्यूम एक्सिस तक का, ये वाली एक्सिस तक का ये पूरा क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, जो वर्क होता है, वर्क डन बाई सिस्टम, निकाय द्वारा किए गए कार्य, वर्क डन बाई सिस्टम, निकाय द्वारा किए गए कार्य कैसा होता है, पॉजिटिव लेते हैं, और निकाय पर किए गए कार्य कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये कैसा लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है, ध्यान रखना। वर्क डन बाई सिस्टम हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन सिस्टम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब सिस्टम क्या होता है, ये भी समझ लो एक मिनट को। सिस्टम ये होता है कि ये अगर पिस्टन है, और पिस्टन अगर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ऊपर की ओर मूव करने का मतलब नीचे से ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, नीचे से कौन प्रेशर लगाएगा, गैस लगाएगी। तो अगर पिस्टन ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो गैस ज़्यादा प्रेशर लगा रही है, मतलब गैस कार्य कर रही है, तो पॉजिटिव है। ठीक है, पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन के ऊपर जाने का मतलब है आयतन बढ़ रहा है, गैस कार्य कर रही है, कार्य कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर पिस्टन नीचे आ रहा होता तो कार्य कैसा होता, नेगेटिव होता। अब देखो यहाँ पे पीवी ग्राफ में अब इन सब चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करो। एक प्रोसेस है जो ए से बी तक जाती है, एक प्रोसेस है जो ए से बी तक जाती है, मान लेते हैं। अब ए से बी तक जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, ए से बी तक जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। और अगर कार्य पूछा गया है तो कार्य क्या होगा, कार्य का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका जो एरिया, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। और कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो कार्य होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ता है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन बाई सिस्टम होता है, निकाय द्वारा कार्य होता है। अगर वॉल्यूम घट रहा होता तो निकाय पर कार्य होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वर्क डन से रिलेटेड ये याद रखो। और अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, अगर ऐसी कोई साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है, तो चक्रीय प्रक्रम में इसके अंदर का जो एरिया होता है वो वर्क के बराबर होता है। चक्रीय प्रक्रम में कार्य जीरो नहीं होता, जो वर्क होता है चक्रीय प्रक्रम में वो कितना होता है, वर्क होता है चक्रीय प्रक्रम में, वर्क होता है एरिया के बराबर, अंदर के एरिया के बराबर, एरिया इनक्लोज्ड बाई कर्व। ठीक है, और जो एरिया होता है, सॉरी जो वर्क होता है वो जीरो नहीं होता, लेकिन इसमें जो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होता है वो शून्य होता है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन वर्क इसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। और अगर साइन की बात करें, चिन्ह की अगर बात करोगे साइन की, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब देखो अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से है, ये है कि नहीं, देखो इस तरह से क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में वर्क होगा पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, एंटी क्लॉकवाइज वर्क होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इतनी कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन 100% पूछा जाता है किसी न किसी कॉन्सेप्ट को लेके। चलते हैं आगे। हाँ, एक बात और रहेगी, एक बात और बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, एक बात और बताना चाहता हूँ। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सी प्रोसेस में ज़्यादा वर्क हो रहा है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सी प्रोसेस में ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो अगर एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन अगर हो रहा है, प्रसार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, तो प्रसार हो रहा है, तो तुम लोगों को दिख रहा है कौन सी प्रोसेस इसमें एडियाबैटिक है, कौन सी आइसोथर्मल है, जल्दी बताओ कौन सी एडियाबैटिक है, कौन सी आइसोथर्मल है। तो ये वाली जो प्रोसेस है वन, वो आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है। ये पहली वाली जो प्रोसेस है
ये समतापी है और दूसरी रुद्धोष्म है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन इन आइसोथर्मल ग्रेटर होता है वर्क डन इन एडियाबैटिक के। ठीक है, आइसोथर्मल में ज़्यादा वर्क होगा एडियाबैटिक से। और अगर कंप्रेशन हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, संपीड़न मतलब ऐसा ग्राफ एक मैंने बताया था, इस तरह से जा रहा है संपीड़न, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक का एरिया ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल का एरिया कम होगा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस है पहली वाली, तो इसमें वर्क डन इन एडियाबैटिक ज़्यादा होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल से। क्लियर है। और अगर यहाँ पे तुम लोगों को दिया है एक्सपेंशन कर रहा है और एक्सपेंशन में तुम लोगों को एक आइसोबारिक प्रोसेस दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो आइसोबारिक में ज़्यादा वर्क होगा, सबसे ज़्यादा वर्क होगा आइसोबारिक में। क्लियर बात है कि नहीं? ठीक है, एक्सपेंशन की अगर बात किया जाए तो आइसोबारिक मतलब समदाबी, समतापी और रुद्धोष्म में पूछ रहा है तो समतापी में ज़्यादा होगा। तो इस बात को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे ये मैं बता ही चुका हूँ कि पीवी जो डायग्राम होता है उसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, सूचक चित्र भी कहते हैं। तो पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, तो पीवी डायग्राम का एरिया बताओ किसके बराबर होता है? पीवी डायग्राम के नीचे वाला जो एरिया होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर होता है। अब वो कार्य कैसा भी हो जाता है, हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब सिस्टम द्वारा किया गया हो सकता है या सिस्टम पर किया गया हो सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एफिशिएंसी देखो, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है कार्नोट इंजन से। और कार्नोट इंजन पे ध्यान रखना, कार्नोट इंजन में एक साइकिल ऐसी बनती है, पीवी डायग्राम कार्नोट इंजन का कैसा बनता है, यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, फिर ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है। हिंदी में सुने, ये समतापी है, फिर ये रुद्धोष्म है, फिर ये समतापी है, फिर ये रुद्धोष्म है, और ये ऐसे चलता है, एरो ऐसे लगाएंगे, ऐसे चलता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो अगर इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी चाहे करो, एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इसके लिए होता है 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। इसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे दो टेम्परेचर दिए हैं, यहाँ पे T2 क्या होता है, T1 क्या होता है। तो ये देखो इंजन ऐसे काम का कार्य करता है, ये जो टेम्परेचर है वो T1 है हाई टेम्परेचर, और ये है लोअर टेम्परेचर T2। इसे बोलते हैं सोर्स मतलब स्रोत। यहाँ से हीट ली जाती है, जैसे Q1 हीट ये लिया, और यहाँ पे ये वर्क करता है, यहाँ पे ये वर्क करता है। वर्क कितना करता है? Q1 माइनस Q2, इसको एक बार जाके पढ़ना, और ये होता है Q2। तो इंजन कैसे कार्य करता है, वो Q1 हीट लेता है इससे, इस सोर्स से, और Q2 हीट को वो रिजेक्ट कर देता है, और Q1 माइनस Q2 के बराबर वो कार्य कर लेता है। ठीक है, और अब इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। अब देखो अगर T1 की बात करें तो ये एक उच्च तापमान है, हाई टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर है। अब दो टेम्परेचर हमें दिए हैं, एक दिया स्टीम पॉइंट और एक दिया आइस पॉइंट। अब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्या होते हैं? आइस पॉइंट क्या होता है, आइस पॉइंट मतलब हिम बिंदु क्या होता है, हिम बिंदु वो होता है जिसपे आइस मेल्ट करती है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा 273 केल्विन। और T1 कितना है, मतलब स्टीम पॉइंट कितना है? स्टीम पॉइंट की अगर बात करें बाष्पन बिंदु की, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो T1 हो जाएगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मीन 373 केल्विन, क्योंकि केल्विन में ही लगाएंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करके अप्लाई करना होगा। हमें बस इतना काम करना होगा एग्जाम में, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है और फ्री के मार्क्स रहते हैं अगर फॉर्मूला पता है और ये पता है कि टेम्परेचर को केल्विन में ही लगाना है ना। अब हम T1 T2 की वैल्यू हमारे पास है और वहाँ पर रख देंगे उस फॉर्मूले में, और हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी जो होती है 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। तो कितने परसेंट एफिशिएंसी आ जाएगी? ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस T2 कितना है 273 और T3 कितना है 373 इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा, जो कि कितना होगा, हमारे पास होगा 26.81%। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो गैस द्वारा दीवार पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है? तो प्रेशर जो होता है वो होता है चेंज
ऑफ मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है? ये होता है प्रेशर। क्योंकि देखो प्रेशर अगर लग रहा है तो तुम लोग जानते हो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम विद चेंज इन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये न्यूटन का द्वितीय नियम है, सेकंड नियम न्यूटन का ये है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा? फोर्स, और फोर्स बाई एरिया कितना हो जाएगा? प्रेशर। तो इसका जो सही ऑप्शन सही है वो ए है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें है दैट प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए मीडियम बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के साथ में, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो तीन मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, मैक्सिमम तीन मोड हम बात करते हैं तो तीन मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में सॉलिड में हीट ट्रांसफर होती है। ऐसे ये सॉलिड बॉडी है, इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत क्लोज होंगे। अगर हम यहाँ से हीट दे रहे हैं तो हीट आगे बढ़ते 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 आगे पहुँच जाएगी। कैसे? क्योंकि जिस पार्टिकल हीट मिलेगी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो कोलिजन्स होंगे, कोलिजन से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस आगे होती हुई चली जाएगी। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से होगा, मतलब पार्टिकल का मोशन नहीं होगा, पार्टिकल गति नहीं करेगा। कण जो होगा वो गति नहीं करेगा, कण क्या करेगा? कण बस कंपन करेगा। इस केस में कण क्या करेगा? कण बस कंपन करेगा, और कंपन करके हीट ट्रांसफर होगी। तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में, वो कंपन से होती है, मतलब वाइब्रेशन से होती है, और उसमें एक्चुअल मोशन नहीं होता, वास्तविक गति नहीं होती पार्टिकल की, कण की वास्तविक गति नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं सेकंड बी ऑप्शन। देखो कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर लिक्विड में होती है, लिक्विड और गैसेस में। जैसे कि ये है, यहाँ से हमने हीट दी है और यहाँ से हमने हीट दी, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे हमने हीट दी, यहाँ से लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड का जो भी पार्टिकल हीट को लेगा वो पार्टिकल हीट लेकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसको हीट मिलेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा, और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर पहुँच जाता है ना। तो सबसे पहले वो ऊपर पहुँच जाएगा, और फिर दूसरा पार्टिकल आएगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, फिर तीसरा पार्टिकल ऊपर पहुँच जाएगा, इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जिस पार्टिकल को हीट मिल रही है वो खुद मोशन करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल के मोशन के कारण, कण की गति के कारण ऊष्मा का संचरण हो रहा है कन्वेक्शन में। संवहन में देखा जाए तो कैसे हीट ट्रांसफर हो रही है? पार्टिकल की गति के कारण हो रही है, कण की गति के कारण हो रही है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जल जो गर्म होता है वो सबसे पहले कौन सी लेयर गर्म होती है जल की? सबसे पहले जल की कौन सी परत गर्म होती है? तो सबसे पहले जल की ऊपर वाली परत गर्म होती है, फिर नीचे वाली होगी, फिर ऐसे नीचे की तरफ गर्म होता हुआ चला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। और अगर रेडिएशन की बात की जाए तो रेडिएशन विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऊष्मा का संचरण होता है बिना माध्यम के। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर किसी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, इसमें जो दिए हैं वो भी, और जो नहीं दिए हैं और एग्जाम में आ सकते हैं वो भी। अब देखो इस चैप्टर के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। देखो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला जरूर याद करके जाना। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वर्क डन, वर्क के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। और प्रोसेस हमारी मेनली दो हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, सबके बारे में पढ़ के जाना। तो ये है अंत इस वीडियो का। जय हिंद।